नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम जीत का गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के जो सारे चरण थे उसके मतदान खत्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल लगातार टीवी चैनल्स दे रहे हैं। किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, ये अपने अपने मेथड के अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ विद्वानों के जरिए ये कुछ हॉट सीटों पर अनुमान लगाएंगे कि किसकी हार होने वाली है और किसकी जीत होने वाली है। एक बार और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह सिर्फ अनुमान है, विद्वानों का अनुमान और गणित। क्या गणित लगाते हैं विद्वान और किस तरह की गणित लगाते हैं कि अनुमान अधिकतर जो है सही साबित होते हैं। हमारे साथ जो विद्वान हैं, जो पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, उनकी विशेषता है कि वो पूरे चुनाव के दौरान हर सीट को बड़ी बारीकी से रीड किए हैं, पढ़े हैं, उनका विश्लेषण किए हैं, जाने हैं, मुद्दों पर व्याख्या की है और लोगों की नब्ज पकड़ने की कोशिश की। 4 मेहमान हमारे साथ हैं और जो 4 मेहमान हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, संजय यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बताएं कि हम सबसे पहले उन हॉट सीटों की बात करेंगे जिसमें बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे की बात करेंगे, उन सीटों का गणित समझेंगे और उन सीटों का गणित हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर किस कारण ये विद्वान किस को जिता रहे हैं और किसको हरा रहे हैं। तमाम ये बातें हैं, तमाम इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो 2014 के मत प्रतिशत थे, कितने प्रतिशत वोट पड़े थे, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट पड़े और कौन विजेता रहा, विजेता का कारण क्या रहा, 2019 की क्या स्थिति थी और 2024 में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, यह देख करके आज हमारे जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सभी सीटों पर अपनी अपनी राय देंगे। तो हम मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश की हॉट सीटों से शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ पर जाएंगे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि और जानने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार हम फिर बता दें कि ये एग्जिट पोल नहीं है, विद्वानों का विश्लेषण है। हम किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, यह हमारा नजरिया है। हां, विद्वानों के अनुभव को, जो कि क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और अध्ययन करते हैं, हम ऐसे दिग्गज को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके विश्लेषण काफी सटीक होते हैं। एग्जिट पोल के भी जो नतीजे होते हैं वो भी कभी कभी जो है वो परिणाम के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन विद्वानों के विश्लेषण कारण क्या है यह बताते हुए हम इन सीटों की चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर हम सभी अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और अब हम सीटों की तरफ ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो सबसे पहले हम छिंदवाड़ा की तरफ रुख करेंगे। छिंदवाड़ा की तरफ हम रुख करेंगे और ये छिंदवाड़ा में किनके जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, जो महायुद्ध था और जिसे ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि लगातार वहां पर राजनीतिक जो है कुछ गहमागहमी बनी हुई थी चुनाव के दौरान। कभी जो है बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। इसका कितना असर हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा, आपको यहां वर्सेस हम दिखा रहे हैं। नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू यहां पर बीजेपी से थे और यहां पर नकुल नाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस से थे। दोनों के बीच टक्कर थी और दोनों को हम अपने टीवी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा की सीट, यह मुकाबला था। हम अब एक एक करके अब
आपको हम दिखाना चाहेंगे कि 2014 में क्या स्थिति रही, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, और ये और 2019 और 2024 में क्या प्रतिशत रहा। ये जो छिंदवाड़ा के प्रतिशत हैं 78.99% इस सीट पर 2014 में मतदान हुआ था। बीजेपी को यहां 40.01% वोट मिले थे और कांग्रेस को 50.54। आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस विजयी हुई थी 2014 में, जैसा कि सभी जानते हैं। इसी तरह से 2019 की अगर जो बात करें तो बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर थी, यानी कि 44.05% उसको वोट मिले थे। कांग्रेस को 47.06% वोट मिले थे। और अब 2024 की अगर जो बात करें तो यहां पर 79.83% मतदान हुआ है। लेकिन किसको कितना वोट मिलेगा यह 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम यह विश्लेषण जरूर करेंगे, अपने विद्वानों की राय जरूर लेंगे, कि अपने मेहमानों की राय लेंगे कि वास्तव में आज किसकी तरफ ज्यादा झुकाव आप लोगों ने देखा है और क्यों। तो सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम छिंदवाड़ा सीट के बारे में आपसे आपका आकलन जानना चाहेंगे कि आपके आकलन क्या कहते हैं। जी आदित्य नारायण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदित्य नारायण जी, चलिए, आदित्य नारायण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रकाश पुंज पांडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद प्रकाश पुंज पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे ही हमारे विद्वानों तक आवाज पहुंचेगी, जी चलिए, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आ रही है। चलिए ठीक है। आदित्य नारायण जी, हम छिंदवाड़ा सीट पर आपका आकलन जानना चाहते हैं कि क्या, क्योंकि देखिए यहां पर जब चुनाव हो रहे थे कांग्रेस से भारी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, और उसके बाद शामिल होने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में वापस भी लौटे चुनाव के दौरान। तो बड़ा ही गडमगड्ढ स्थिति थी। बीजेपी कह रही है कि नहीं, हम ये सीट तो जीत के ही रहेंगे। लेकिन आपका आकलन क्या है? देखिए, ये बड़ी क्लोज फाइट हो गई है यहां पर, और क्लोज फाइट में सही रिजल्ट तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ के जो जमीनी पकड़ है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि परिणाम पलट पाएंगे। ये जरूर है कि जीत का मार्जिन पहले भी कम था और कम हो सकता है, लेकिन मुझे अभी नकुलनाथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या है कि जैसे आदिवासी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर मोनिका बट्टी को भाजपा में शामिल कर लिया गया था विधानसभा चुनाव के पहले। हालांकि वो चुनाव हार गई थी विधायक का, लेकिन आदिवासियों का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। लेकिन मोनिका बट्टी जैसे लोग क्या वास्तव में आदिवासियों में आधार रखते हैं? क्या वो आदिवासियों के नेता हैं? इस बात पे प्रश्न चिन्ह तो तभी खड़ा हो गया था जब वो विधानसभा चुनाव में हार गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये आकलन लगाती हो कि मोनिका बट्टी जैसे लोगों के कंधे पर चढ़ करके वो कमलनाथ की वर्षों की, दशकों की मेहनत से जो उन्होंने संबंध बनाए हैं जमीनी स्तर पर, उनको प्रभावित कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो ये बड़ी क्लोज फाइट है। जी चलिए, ये बड़ी क्लोज फाइट है, और अभी भी आप जो है, हमारे 4 मेहमान हैं और एक मेहमान ने ये जो अपना विश्लेषण दिया है उनमें बड़ी क्लोज फाइट दी है और अंततः नकुलनाथ को विजेता घोषित किया है। अब हम जाएंगे प्रकाश पुंज पांडे जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप अपनी राय दीजिए छिंदवाड़ा सीट पर। जी प्रकाश पुंज पांडे जी।
जी मैं अभी जो विद्वान हमारे साथी थे उनकी बात से सहमत हूँ। कमलनाथ का एक अपना गुडविल है, बहुत पुराने नेता हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं, तो इतनी जल्दी लेगेसी को खत्म करना मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से नहीं होगा। उसके लिए बहुत एक कोई ऐसा नेता उभरेगा जो बहुत समय बाद जाकर लेगेसी को खत्म करता है, या तो फिर ऐसा कोई करिश्माई नेतृत्व हो जो हमेशा वहीं रह के उन जनता के बीच काम करे, तब जाके कुछ पॉसिबल है। लेकिन अभी लगता है कि मुझे कि मार्जिन जरूर कम हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का वहां पे सीट रिजर्व्ड है जीत के हिसाब से। वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है वो उसी के पास रहेगी, और उसका जो मेन जो कारण है वो कमलनाथ की जो लोकप्रियता है क्षेत्र में। वहां पे जितनी विधानसभाएं हैं लगभग सभी विधानसभा में कमलनाथ की अपनी एक पहचान है, अपना एक होल्ड है, और वो होल्ड इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। जी, कमलनाथ का अपना होल्ड इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, तो ये अच्छी बात आपने कही। और नकुलनाथ यहां से विजेता रहेंगे, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नकुलनाथ विजेता रहेंगे। हमारे दो विद्वानों ने नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से विजेता घोषित कर दिया, हालांकि जीत का मार्जिन जरूर ही कम बताया। मनीष अग्रवाल जी, आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत टफ फाइट की सीट है और हो सकता है भाजपा को इस बार इसमें सफलता मिल जाए जी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्किंग हम करते हैं तो आरएसएस ने वहाँ आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत काम करा है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले चुनावों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को असाधारण बहुमत मिला था। कोई मान नहीं रहा था कि इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। तो जो आदिवासियों पे काम है संघ बहुत सालों से करता आ रहा है, और भाजपा को संघ के संग जुड़ने का इन चुनावों में या हर चुनावों में बेनिफिट मिलता है। बहुत से लोगों ने ये खबर फैलाने की कोशिश करी कि संघ इस बार भाजपा के साथ नहीं है, तीसरी बार मोदी सरकार के साथ नहीं है। लेकिन आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे जो दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 29 में 29 और छत्तीसगढ़ में, उससे ये साबित होता है कि संघ ने जो जमीन पे काम करा है, एक्सेप्ट कर रही है, तो लोगों तक मूल सुविधाएं पहुंच रही है। संघ ज्यादातर काम जो करता है वो स्वास्थ्य के लिए करता है, आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए करता है, गुरुकुल नाम से जो संस्थाएं चलाता है उनका जीवन का स्तर बनाने के लिए करता है। आपको जमीन पे जो काम करते हैं ना, आप उसके 6.5 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन लॉन्गर टर्म में जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं तो आप देखिए इतनी बार की सरकार होने के बाद भी मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जैसा स्टेट के चुनाव में कुछ नहीं दिखा। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत के आई। छत्तीसगढ़ में कोई पोल पंडित ये नहीं कह रहा था कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का गढ़ खतरे में है, और भाजपा इस चुनाव में नकुलनाथ की सीट पे भी जीत हासिल करके पूरा मध्य प्रदेश 29 से 29 का फिगर देगी 4 तारीख से। चलिए, यानी कि बीजेपी यहां से जीत रही है, उसके कारण भी आपने बताए। और अभी हमारे 3 जो विद्वान हैं उनसे राय ले ली गई, जिसमें 2 विद्वान जो हैं वो नकुलनाथ को विजेता घोषित कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मनीष अग्रवाल जी बीजेपी को विजेता मान रहे हैं। अब हम चलेंगे चौथे। अब ये बड़ा अगर हमारे जो 4 मेहमान हैं, 2 तो पहले ही नकुलनाथ को विजेता घोषित कर दिए। मनीष जी ने अब घोषित किया है कि उनके तर्क के अनुसार जो है छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल रही है। लेकिन अब संजय जी की बारी है। संजय जी अपनी दिव्य दृष्टि जरूर लगाएंगे, और लगाए तो पहले से हैं। इनकी दिव्य दृष्टि क्या कहती है और इनका गणित क्या कहता है छिंदवाड़ा सीट पर, जरूर हम लेंगे आपका दृष्टिकोण। जी संजय जी। देखिए, छिंदवाड़ा की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट जो है कांग्रेस ने जीती, छिंदवाड़ा जीत रखी है लोकसभा में। और इस समय वीडी शर्मा जी हों, मोहन यादव जी हों या शिवराज सिंह चौहान हों, इनकी प्रतिष्ठा की बात है छिंदवाड़ा सीट। और भाजपा ने प्रतिष्ठा बना रखा है कि इस सीट को हमें जीतना है, जिसपे नड्डा जी, अमित शाह जी,
मोदी जी सभी लगातार भरपूर प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं का संगठन ही मजबूत किया है और लगातार दौरे किए। पिछले देखा आपने कमलेश शाह जी जो अमरवाड़ा से विधायक थे, वो सिटिंग एमएलए 2 बार के रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी छोड़ के। और वहां पे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि छिंदवाड़ा बेसिकली देखा जाता है एक आदिवासी बाहुल सीट है, परंतु परिसमन में कहीं ना कहीं वो सामान्य सीट घोषित है। तो मलाल तो आदिवासियों में पहले से है कि ये सीट सामान्य है क्यों, तो आदिवासी भी चाहते हैं कि इस सीट का कुछ ऐसा हो कि ये भविष्य में ये आदिवासी सीट बने। और अभी वहां पे एक महत्वपूर्ण कारण, जैसे हमें उपाध्याय जी ने कहा मोनिका भट्टी का, तो मोनिका भट्टी तो खैर अभी बहुत शुरुआत के दौर में राजनीति में, उनके पिताजी मनमोहन शाह भट्टी विधायक रहे, तेज तर्रार नेता थे आदिवासियों को, और उनके इशारे पे पूरा छिंदवाड़ा में एक तरफ आदिवासी चलता था, जिससे कमलनाथ भी घबराते थे। परंतु आज उनके जाने के बाद जो मोनिका में क्षमता उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रही है। चुनाव टिकट दिया, चुनाव हारी, परंतु उससे भी बेहतर एक इस समय नौजवान वहां पे काम कर रहा है, देवरावन भालावी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़े थे और करीब 15-18 वोट भी लिया विधानसभा में, जिसके कारण मोनिका भट्टी हारी चुनाव, भाजपा हारी चुनाव, और उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा, देवरावन ने। तो आदिवासियों में एक उसका अच्छा क्रेज है, यंग लड़का है, यूथ है, एडवोकेट है, और ये एक मजबूत कारण रहेगा कांग्रेस के वोट घटने का, कि यदि देवरावन भलावी ने अच्छे वोट वहां पे लिए, और अब तो इधर मोनिका भट्टी है, तो मोनिका भट्टी भी कहीं न कहीं आदिवासी को बिलोंग करते हैं, तो वो भी, उनका भी ये रहेगा कि पार्टी चाहेगी कि उनकी तरफ से कुछ वोट बढ़े। और यदि सबने मेहनत ढंग से करी तो बंटी साहू कैंडिडेट तो वैसे बहुत मजबूत नहीं है, बस ये है कि यंग चेहरा है और समर्पित कार्यकर्ता है भाजपा के, लगातार काम किया उन्होंने, और काफी जब अभी जोड़ तोड़ हुआ है, काफी नेताओं को लाया गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा बंटी साहू का, लगातार हर लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराई वहां पे बीजेपी। तो बंटी साहू चेहरा नया है पर संघर्षशील है, काम कर रहा है, और उनके सामने नकुलनाथ नेता नहीं है, एक विरासत की नेतागिरी मिली इनको जी। माननीय कमलनाथ जी के केवल विरासत को वो लोग देख रहे हैं कि नकुलनाथ जी को जीतना चाहिए, तो उसमें हम देखते कहीं न कहीं जो लड़ाई है छिंदवाड़ा की, वो नकुलनाथ और बंटी साहू की बराबर की लड़ाई है, बराबर की। और यदि हो तो मुझे तो लगता है कि भाजपा सीट निकाले, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है, भाजपा सीट निकालेगी, यानी कि बीजेपी, आपका आकलन कह रहा है कि बीजेपी। अब हमारे जो मेहमान हैं, ये दोनों 4 मेहमान, दोनों ने बराबर 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के पक्ष में आ गए, यानी कि स्कोर अभी बराबर है। लेकिन अब जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, प्रतिशत के आंकड़े जो दिखा रहे हैं, वो कहां जाता है, और फिर हम अपनी राय लेंगे अपने मेहमानों से। तो हम चाहेंगे कि ग्राफिक्स 2 जो प्रतिशत सीटों का गणित है उसे दिखाया जाए, और उस लिहाज से अगर जो यही दौर बनता रहा तो क्या स्थितियां हो सकती हैं छिंदवाड़ा की। 2014 में देखिए 78% वोट पड़े थे, करीब 78.99%, और बीजेपी 40.01%, कांग्रेस 50.54%। वहीं अगर जो 19 में अगर जो आप आते हैं तो 82.42% यहां पर वोट पड़े थे, और बढ़ा किसका था, यहां बीजेपी का वोट बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए यह पहले पायदान पे लिखा गया है। यहां पर बीजेपी का मत प्रतिशत, यानी कि बीजेपी ने जो मत प्रतिशत पाया है 44.05%, ये आप देखिए, और कांग्रेस के जो मत प्रतिशत हैं वो घटे हैं, ये 47.06% 2019 में आए हैं, लेकिन 79.83% अगर जो 2024 में पड़े हैं, तो कांग्रेस की स्थिति जो है यहां पर दयनीय हुई है। और अगर जो इतनी दयनीय कि 2019 से भी दयनीय हुई है, यह मान सकते हैं हम, तो अब यह दयनीय हुई है, तो प्रतिशत के आंकड़े के हिसाब से अगर जो बीजेपी बढ़ती है और कांग्रेस घटती है, तो बीजेपी यहां पर यह सीट छिंदवाड़ा की जीत सकती है। और हमें लगता है कि 4 जून का जो रिजल्ट आएगा, ये जो 4 जून का रिजल्ट आएगा, ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अब हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। क्या लगता है कि ये जो 2019 और 2024 में कांग्रेस की जो स्थिति थी, आदित्य नारायण जी हम आपके पास आएंगे।
2019 और 2024 में जो कांग्रेस की स्थिति है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं। क्या लगता है कि 2019 से स्थिति 2024 से खराब थी या ज्यादा अच्छी थी कांग्रेस की? नहीं, 19 की स्थिति कांग्रेस की ज्यादा अच्छी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये निश्चित तौर पर पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन एक सैचुरेशन की स्थिति में आ गया है। इससे ज्यादा न बढ़ने की उम्मीद है, न घटने की उम्मीद है। अच्छा। तो मैं शुरू से ही कहना चाहूंगा कि ये कांटे की टक्कर है, और इसमें हो सकता है 1-2% से बढ़त घटत हो सकती है, और ऐसी स्थिति में चमत्कार ही होगा यदि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, ठीक है। प्रकाश भाई पांडे जी, जल्दी से अपनी राय दीजिए स्थिति के बारे में 2019 और 24। ये जो आपने स्थिति बताई थी, देखिए ये दोनों वर्ग की स्थिति में जो मत प्रतिशत में जो कमी आई, वहां एक फैक्टर काम किया मोदी फैक्टर के कारण ये जो परसेंटेज है उसमें आप वेरिएशन देख सकते हैं। लेकिन पर्सनलाइज सीट है, वो सीट हाई प्रोफाइल सीट है, कमलनाथ की सीट है और पुरानी सीट है, तो वहां पे जब तक कोई बहुत बड़ा लीडर वहां पे सतत, वो भले ही हार जाए लेकिन दोबारा उसको मौका अगर पार्टी देती है, तब जाके वो कालांतर में उस सीट पे कब्जा कर सकता है। नहीं तो इतना आसान नहीं है, भले ही मार्जिन कम हो जाए। बिल्कुल। लेकिन कमलनाथ अपने विश्लेषण पर आप लोग डिगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मनीष अग्रवाल जी, आपका क्या कहना है? आप तो पहले ही बीजेपी को जिता रहे हैं जी, जल्दी से। मैं फिर कहूंगा, अभी आपने अभी विधानसभा का चुनाव देखा था। चलिए मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो पहले ही बीजेपी के पक्ष में आपने ये निर्णय कर लिया है। तो संजय यादव जी, जल्दी से बताइए स्थिति के बारे में, जल्दी से, क्योंकि अब ब्रेक लेने का समय हो गया। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, फिर दूसरी सीट पे चलेंगे। जल्दी से। स्थिति तो गंभीर है कांग्रेस की वहां पे, क्योंकि चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं ये एक र्यूमर फैला था कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चुनाव कहीं न कहीं बेमाने ढंग से लड़ा गया है कमलनाथ जी के माध्यम से। कमलनाथ जी भी नहीं चाह रहे थे कि भाजपा यहाँ पे रहें, क्योंकि उनकी जो स्थिति वर्तमान में कांग्रेस में नगण्य हो चुकी है। कांग्रेस में उनको एक तरफ कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं इस नाराजगी के कारण भी हो सकता है कि भाजपा को उसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, लाभ मिलेगा, यानी कि जीत रही है। या अगर जो न्यूज आर और ये परसेंटेज के आंकड़े देखे जाएं, तो 1 पॉइंट यानी कि 1 वोट जो है बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है, और इसलिए हम ये कहेंगे कि इस सीट पर बीजेपी जीत रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का विश्लेषण कहीं से कहीं उसमें कुछ खामी है। हमारे विश्लेषक, हमारे आप लोगों के विद्वता पर कोई ये नहीं है। 4 जून को आंकड़े आएंगे, हम फिर चर्चा करेंगे इस पर, लगातार चर्चा करेंगे, दिन भर चर्चा करेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अगली सीट पर चर्चा करेंगे।